Dear students, now I'm going to tell you how to solve question 42 given at page 6.71. ये सबसे पहले हमने लिखना है ए पॉइंट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1 और एडजस्टमेंट्स लिख के छोड़ देना. एडजस्टमेंट आप पूरा लिखोगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और नोट 1 एंड में आप बना लोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट करंट ईयर. अब नेट प्रॉफिट कहां से निकलेगा आपका? रिजर्व्स एंड सरप्लस से. तो क्वेश्चन में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड में बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस. इसका कोई नोट नहीं है. अगर आपके पास इसकी कोई नोट नहीं है तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस ही प्रॉफिट माना जाता है. तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना आ गया? तो यानी जब फिर हम नेट प्रॉफिट की बजाय लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ये ध्यान रख लेना, उसका बैलेंस. तो उसका कितना डिफरेंस आ रहा है? तो दोनों ईयर का अगर डिफरेंस करें 250 में से 150 माइनस करें तो इट विल बी 1 लाख, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख. ओके, इसको करने के बाद हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन में नोट्स में जाना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाना है. इस क्वेश्चन में नोट सिर्फ एक ही है, प्लांट एंड मशीनरी का. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट है प्रपोज्ड डिविडेंड. यानी प्रपोज्ड डिविडेंड जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो मैंने पहले भी बताया कि प्रपोज्ड डिविडेंड आपने करंट ईयर पे काटा मार देना. यानी 50,000 करंट ईयर का, इट शुड बी क्लोज्ड, इसे क्लोज कर दो. यानी आपने इसे प्रीवियस ईयर का लेना है, यानी प्रीवियस ईयर का ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा. इसी को बोलेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर. यानी प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ पर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 40,000 ऐड हो जाएगा. तो 40,000 हम प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ पर ऐड कर देंगे, 40,000. तो नहीं, करंट ईयर का क्लोज कर दोगे, प्रीवियस ईयर का ही ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का ही जो एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडिशन इन्फॉर्मेशन दो जगह जाएगा तो फाइनेंसिंग में से इसे आप माइनस कर दोगे. उसके बाद क्या है? उसके बाद सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ₹50,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2017-18. यानी प्लांट एंड मशीनरी पे भी आपको क्या निकालना? डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में. और साथ में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी की दी हुई है. अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000 का था, बुक वैल्यू 5,000. बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू. यानी ये पूरा ईयर का भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50,000, और आपको पीस ऑफ मशीनरी 12,000 है और बुक वैल्यू 5,000 है, वाज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. तो इट मीन्स आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है. मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी एक ही बात है. तो आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में इसके बैलेंस गिवन है. तो नॉन करंट एसेट में देखिए नोट 1 में प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस गिवन है 5 लाख एंड 8 लाख, यानी ओपनिंग 5 लाख है और क्लोजिंग 8 लाख है. तो हम इसका क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे एज यूजुअल, जैसे हम पहले बनाते हैं. तो इसका अकाउंट बनाते हैं, चलते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. लाइकवाइज पर्टिकुलर अमाउंट्स लिखते रहोगे आप, और डेबिट क्रेडिट लिखना मत छोड़ना. डेबिट एंड क्रेडिट. तो यानी प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है इसका 5 लाख और क्लोजिंग है 8 लाख. तो सबसे पहले आप लिख दोगे, ओपनिंग बैलेंस को लिखोगे. एसेट है तो बैलेंस इसके डेबिट से स्टार्ट होंगे 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख. तो आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर. जब आपके पास पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया हो, तो यानी हम अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लिखते हैं. दैट इज कितना दिया हुआ? वो आपको दिया 50,000. तो आप यहाँ लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन 50,000. और आपके पास एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या दी हुई है? थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, कि कॉस्टिंग थी मशीन 12,000. उसकी बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद. डेप्रिसिएशन ही पता हमें कितना है, बट बुक वैल्यू गिवन है. बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 5,000. इट मीन्स 12,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 5,000 आया. इट मीन्स इसका डेप्रिसिएशन कितना? 7,000. जब आपके पास क्वेश्चन में पूरे ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हो, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए तो ले लेंगे, बट इसको हम अकाउंट में नहीं दिखाएंगे. अगर आपके पास ये डेप्रिसिएशन गिवन ना होता, फिर हम 7,000 ही दिखाते हैं. अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल का भी डेप्रिसिएशन चार्ज लिखा हो और एक मशीन के पीस ऑफ लैंड का भी लिखा हुआ है,
तो पीस ऑफ लैंड का ना लेके फुल ईयर का यहाँ पर हम 50,000 ही लिख देंगे। तो 5,000 की बुक वैल्यू है, तो उसको कितने में सेल किया? 60% प्रॉफिट पे, इन प्लस प्रॉफिट 60% है, तो 5,000 का 60% कितना आ जाएगा? इट विल बी 3,000। तो 3,000 प्रॉफिट आ गया। तो सेल कितने में किया? 5 + 3 दैट विल बी 8,000 रुपीज। तो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लिखा होता है कितने में सेल किया तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। इस क्वेश्चन में रिवर्स दिया है कितने % प्रॉफिट पे सेल किया, तो प्रॉफिट हमें गिवन है तो सेल हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमें पता है डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। प्रॉफिट किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट है? 3,000। उसके सेल को किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन सेल और लॉस क्रेडिट में, परचेज और प्रॉफिट हमेशा डेबिट में। कितनी सेल है? 8,000। बस आपकी सारी आइटम्स आ चुकी हैं इसकी। टोटलाइज करिए इसे टोटल करोगे तो कितना आ गया? प्लांट एंड मशीनरी का 8,58,000। 8,58,000 में से 5 लाख था, हाँ 3,000 गया, तो इट विल बी कितना आएगा? यहाँ 3,55,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 3,55,000। तो क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर? बीइंग परचेज टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर परचेज। अब आपने क्या करना है? आपने अब इसको सारी आइटम्स को कहाँ लिखना है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी शो नहीं किए जाते। जो डेप्रिसिएशन है इसे क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। सेल आपकी इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी और प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा और परचेज आपकी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से सारी आइटम्स को लिख दोगे। बस इस क्वेश्चन में आपकी यही एडिशन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको सोल्व करके बता दी है। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या था? आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या लिखना है? जो भी आपका प्रॉफिट था, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रपोज डिविडेंड इसमें ऐड हो चुका है प्रीवियस ईयर का। तो प्रपोज डिविडेंड जब भी आपके पास होता है एडिशन इन्फॉर्मेशन में, करंट ईयर का क्लोज कर दोगे, प्रीवियस ईयर का ही ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में माइनस होगा। तो यानी आपके पास इसमें नोट्स तो कुछ है ही नहीं, और नोट्स तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का था। तो आपने ये चेक करना है कहीं क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है, जरूर चेक करना आपने। आप यदि आपने नॉन करंट एसेट में चेक करना है कहीं क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है। और आपने ये चेक करना है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं है करंट लायबिलिटीज में, वो भी नहीं है, क्योंकि वहां से प्रोविजन फॉर टैक्स निकलता है ऑपरेटिंग के लिए, जब आपके पास नोट्स में ना दिया हो। तो कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स आपका ये वाला जो प्रॉफिट है जो आपने कैलकुलेट कर लिया था, कितना था? 1,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे आप यही लिख देंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है? आपके पास जो जो अब आइटम्स आई हैं, देखो ऑपरेटिंग की कौन सी आइटम आई है यहाँ पर? एक तो डेप्रिसिएशन आया 50,000 ऐड होगा, और ये वाला प्रॉफिट आपका इसमें से माइनस होगा। दो आइटम आई है, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है, उसी अकाउंट की आइटम्स आई है, तो वही हम कर लेंगे। यानी डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन है? 50,000। और ऐड लिख दो या प्लस कर दो, ऐसे ऐड लिख दो, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि और कोई आइटम है ही नहीं इसमें। प्रॉफिट ऑन सेल कितना है यहाँ पर? कितना कैलकुलेट करके हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑन सेल? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 3,000, तो 3,000 इसमें से माइनस कर देंगे। इसको प्लस करिए बेटा, 190 में से 3,000 माइनस हुआ, तो इट विल बी 1,87,000। तो 1,87,000 ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में क्या है? करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। अब आप करंट लायबिलिटीज में जाइए। करंट लायबिलिटी सिर्फ एक ही है यहाँ पर, ट्रेड पेबल। 40 थे पहले, 50 हो गए, बढ़ गए, तो ट्रेड पेबल बढ़ेंगे तो प्लस कर दोगे यहीं पर ही 10,000। अब करंट एसेट पे जाइए। करंट एसेट में सबसे पहली है करंट इन्वेस्टमेंट। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो आंसर टेली करने के काम आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसे आप यहाँ पर अभी छोड़ दोगे, आंसर टेली करने के काम आएगा तब देखेंगे इसे। उसके बाद इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज चेक करिए, बढ़ रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। कितनी बढ़ रही है? पहले 75,000 थी, 1 लाख,
यानी 25,000 इंक्रीज हो रही है तो 25,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है तो 25,000 माइनस, तो दोनों को प्लस करिए तो ये माइनस 15,000 आ जाएगा। तो 187 में से 15 गया तो कितना आएगा, ये 1,87 में से 15 गया, कितना बन जाएगा 1,72,000। तो ये जो 1,72,000 आया, टैक्स तो है ही नहीं, ये आपकी क्या बन गई, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट आपका जो एक एक्टिविटी आपकी सोल्व होके आ चुकी है 1,72,000। अब सेकेंड एक्टिविटीज कौन सी है, सेकेंड एक्टिविटी है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप पूरा लिखोगे यहाँ पर। हाँ जी, इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास आपने नॉन करंट एसेट पे जाना है हमेशा। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड टेंजिबल एसेट 1 था, यानी मशीनरी अकाउंट था, उसका आपने अकाउंट बनाया। अकाउंट से परचेज और सेल चेक करिए बेटा, ये देखो, यानी सेल की 8,000 की 8,000 ऐड हो जाएगा और 3,55,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। सिर्फ इन्वेस्टिंग यहाँ सिर्फ दो ही एक्टिविटी है, सेल 8,000 ऐड और 3,55,000 माइनस। तो हम लिखते हैं इसे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल कितनी थी 8,000, वो ऐड हो जाएगा सेल, और परचेज कितने की थी, परचेज माइनस होगा, दैट इज 3,55,000। क्वेश्चन में चेक करिए, परचेज देखते हैं 3,55,000, तो 3,55,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। बस ये दो ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, दोनों को प्लस करिए। 355 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 3,47,000, ये माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड एक्टिविटीज कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने किसको देखना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पे जाओगे। सबसे पहले क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, सबसे पहले आप देखोगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को देखना हमने बस। हाँ जी, शेयर कैपिटल कितनी, पहले 7 लाख थी, अब 10 लाख बढ़ रही है। शेयर कैपिटल मैक्सिमम आपके इंक्रीज होगी, क्योंकि इक्विटी कैपिटल कभी भी वापस नहीं की जाती, रिफंड नहीं की जाती। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो वो तो हो सकता है। इक्विटी शेयर्स अगर खाली शेयर कैपिटल लिखा हो तो इट मीन्स, तो आपने चेक करना, इक्विटी कभी भी वापस नहीं की जाती। नहीं, इसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर बढ़ रही है तो ऐड, कम हो रही तो माइनस। यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो क्या कर दोगे, इसे ऐड कर दोगे, तो लिखोगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक ही बात है। कितना का 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद आपने और लाइबिलिटीज पे देखना, नॉन करंट लाइबिलिटीज इसमें है नहीं, अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज होती तो वो भी आप देख लेते। बस इसमें अब एडिशन इन्फॉर्मेशन का एक ही पॉइंट रह गया, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड भी पेमेंट होती है, 2017 वाला पेमेंट करना, तो आप लिख दोगे पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लेना है। कितना लिया था हमने 40,000, तो 40,000 यहां से माइनस कर देंगे, तो आगे प्लस का आंसर आ गया 2,60,000। तो ये भी आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी आंसर आ गया आपके पास। अब तीनों एक्टिविटीज को प्लस कर दोगे, यानी ऑपरेटिंग कितनी थी 1,72,000, यानी 1,72,000 प्लस वाली इकट्ठी प्लस कर दो एंड 2,60,000, ये कितना हो गया 432। 430 में से 3,47,000 माइनस कर दो, 5, 12 माइनस 4 गया 8, 85,000। अगर आपके पास प्लस में आंसर आता है तो इट मीन्स ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर माइनस में आता तो लिखते नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग वाला,
यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने करंट एसेट से देखना है। आपके उस करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दो है, ठीक है। बिगनिंग वाला, बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का। एक तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट है दैट इज 45,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,70,000। 45 और 2,75,000, 2,70,000 तो ये बन जाएगा 3,15,000। अगर आप वो वाला ऐड करोगे, जो आंसर आएगा ना 4 लाख आ गया, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड वाला बनेगा। एंड वाला देखो बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट एंड वाली 60 है और कैश एंड बैंक बैलेंस 3,40,000 है, तो 4 लाख ही आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आंसर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन दिस वे वी कैन चेक आंसर्स आल्सो। तो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन से 42, 43 सारे क्वेश्चंस, 44 भी इस टाइप का ही है, 44 भी सोल्व हो जाएगा, 45 भी सोल्व हो जाएगा। तो 45 तक आप आराम से क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हो।